Good morning, viewers, to a new episode of Medi Chit Chat. And this is going to be a very, very interesting conversation. We have none another but a very senior fetal medicine expert with us, Dr. Priya Deshpande. And I don't know if you write Deshpande Kumhare. All right. And ये वाला जो episode है ना, this is very close to my heart. मैं बताती हूँ क्यों. क्योंकि आजकल I am sure everybody has seen movie Kala. एंड उसका ओपनिंग शॉट है ना प्रिया, दैट स्टार्ट्स विद विच एवरीबडी हु नोज यू इट विल रिमाइंड ऑफ यू बिकॉज इट्स अबाउट ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम. तो उसमें जो मदर है, शी हैज़ लॉस्ट वन बेबी इज ग्रोन properly, another baby is unfortunately has died in utero. तो ये तो सेट था 1940 में. बट नाउ आई वॉन्ट टू नो कि एज अ फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट I'm sure you would have been able to probably save this baby. तो हम इसके बारे में बहुत कुछ बातें करेंगे. But before that, I want you to introduce yourself to our viewers. Hello, very good morning, greetings to all our viewers. And I know Dr. Richa's Medi Chit Chat has been so hit these days. It's all in the talks. Well, I'm Dr. Priya Deshpande. मैं एक fetal medicine consultant हूँ. मैं एक स्त्री रोग तज्ञ हूँ और उसके बाद में मैंने fetal medicine की सब स्पेशलिटी में 2 years का फेलोशिप कोर्स किया है और मैं 7 साल से नवी मुंबई और मुंबई में प्रैक्टिस कर रही हूँ. सो एक जनरल पब्लिक को फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट और एक नॉर्मल सोनोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क समझना चाहिए. बहुत सारे लोग नहीं जानते कि वो फीटल मेडिसिन कौन है और एक सिंपल सोनोलॉजिस्ट कौन है. ओके, यस. अभी ये तो सबसे कॉमनेस्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या है जो सोनोलॉजिस्ट करते हैं और जो फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट एक्स्ट्रा कर देते हैं. तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि हम लोग कोई बहुत स्पेशल या बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है. कोई भी पर्सन जो सोनोग्राफी करता है उसे सोनोलॉजिस्ट ही कहा जाता है. बल्कि हमें फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि हमारी जो ब्रांच है वो रिस्ट्रिक्टेड है. हम सिर्फ फीटल मेडिसिन का काम करते हैं. Now, what is fetal medicine? मेडिसिन या चिकित्सा जो फीटस से रिलेटेड हो. Now, fetus is a गर्भस्थ शिशु. जब से हम या कोई लेडी कंसीव करती है और जब तक वो डिलीवर करती है, उसमें जो शिशु की बनावट होते रहती है और जो वो ग्रो होता है उसे फीटस बोलते हैं. उसकी जांच करना, हम जांच कैसे करेंगे? उसकी सोनोग्राफी करके. सोनोग्राफी करके उसकी जांच करना, उसके अगर हमें कोई हाई रिस्क फैक्टर मिलता है तो उसकी टेस्ट करना, मतलब कोई एमनियोसेंटेसिस या जो भी टेस्ट हो. और कुछ केसेस में हम उनकी थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट भी इन यूट्रो, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ही कर सकते हैं. ये हमारी स्पेशलिटी है और इसे फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट कहते हैं. जनरली हम लोग ऑब्स्टेट्रिशियंस है, मतलब स्त्री रोग तज्ञ होते हैं जो स्त्री रोग तज्ञ की 3 year डिग्री के बाद में 2 years का कोर्स ये करते हैं. So what you are doing is actually you are a super speciality branch. Yes. You have already done your gynecology, Yes. obstetrician. तो आपका पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा बेटर रहता है बच्चे के बारे में, बिकॉज आपको उसकी फिजियोलॉजी और बाकी की भी जो प्रॉब्लम्स बच्चों में हो सकती हैं उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा रहती है. Yes. तो आपका पर्सपेक्टिव डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रहता है. डॉक्टर रिचा इज सच अ सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड ऑफ कोर्स ऑल आवर ऑब्स्टेट्रिशियंस नो कि हमारा पूरा कंसंट्रेशन एक मदर की देखभाल में जाता है. जो लेडी प्रेग्नेंट होती है उसका कैसे होगा, उसकी डिलीवरी कैसे होगी, बट हमारा जो फाइनल एम है या गोल है वो है हेल्दी बेबी एंड हेल्दी मदर. तो ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट्स go hand in hand. The obstetrician is looking after the mother's health and they want a healthy mother. Fetal medicine on the other hand, we are examining the fetus because हम ऐसे तो नहीं देख सकते, हमें सोनोग्राफी करके देखना है और we want a healthy baby. So that's the goal. Right. तो अभी एक नॉर्मल वेमेन, जो कोई भी लेडी जो अभी प्रेग्नेंट हुई हैं, उनको एक अपने नॉर्मल टर्म में कितनी सोनोग्राफी आइडियली करनी चाहिए और वो कौन सी कंडीशन है जिसमें एडिड सोनोग्राफीज भी लगती हैं. यस, अभी जब हमें फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है तो हम देखते हैं इतने सारे एड्स जो हमारी एक्ट्रेसेस करती है, प्रेगा केयर, ये केयर, वो केयर. सो ऑफ कोर्स द फर्स्ट थिंग इज यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट. अब जब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो लेडी जाती है ऑब्स्टेट्रिशियन के पास. ऑब्स्टेट्रिशियन या गायनिकोलॉजिस्ट जब आपकी चेकअप करते हैं और उनको कन्फर्म, मतलब क्लिनिकली उनको लगता है कि हाँ प्रेगनेंसी रह गई है, तो उनको कन्फर्म करना पड़ता है कि प्रेगनेंसी है वो कहाँ है, यूट्रस के अंदर है, यूट्रस के बाहर है, हार्ट बीट आया है कि नहीं, कितने वीक्स की प्रेगनेंसी अभी हो सकती है,
वगैरह, तो उसके लिए हमें सोनोग्राफी करनी पड़ती है। तो फर्स्ट सोनोग्राफी ये फर्स्ट पॉइंट पे होती है जब भी एक पेशेंट ओपीडी में वॉक इन करती है ऑब्स्टेट्रिशियन के पास। जनरली ये प्रेगनेंसी का स्कैन अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन कहलाता है और वो 6 to 8 वीक्स ये जो ड्यूरेशन है उसमें होता है। उसके बाद में जब हमें कंफर्म हो जाता है कि फीटस है, कभी कभी ट्विंस होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं, उनमें हार्ट बीट आ चुकी है, मतलब यस नाउ दिस प्रेगनेंसी इज वायबल, तो ये हमारी कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो गई। उसके बाद में अगला पड़ाव मतलब कि आगे की प्रेगनेंसी का स्कैन कब होगा, वो होगा एंटी स्कैन, मतलब कि पहले तिमाही में, या हम उसको अभी इतनी हिंदी तो हम जनरली ना यूज करें, बट वी विल कॉल इट एज फर्स्ट ट्रिमेस्टर स्कैन ना। फर्स्ट ट्रिमेस्टर मतलब लोकली जनरली इसे एंटी स्कैन कहा जाता है और ये जनरली 11 वीक्स टू 13 + 6 वीक्स के दौरान करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सोनोग्राफी जो है अभी आप हमें बहुत डिटेल में बताएंगे, लेकिन ये सोनोग्राफी क्योंकि इतने फिक्स पीरियड में होती है ना कि कोई अगर 1 महीना मिस करके आएगा और बोलेगा डॉक्टर हमको एंटी स्कैन करना है तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो 11 से 13वें सप्ताह के बीच में ये एंटी स्कैन अपना ज़रूर करा ले। यस हाँ, यस उसके बाद यस तो ये हमारा सेकंड सोनोग्राफी हो 11 गया। से 13 हफ्ते ही क्यों? हाँ, क्या हम सोनोग्राफी कभी और नहीं कर सकते? 11 के पहले नहीं कर सकते? हम सोनोग्राफी तो कभी भी कर सकते हैं, बट 11 से 13 ये ड्यूरेशन इसलिए तय किया गया है क्योंकि बेबी या फीटस का जो मेजरमेंट है, अब मेजरमेंट को हम बोलते हैं CRL, क्राउन रम्प लेंथ, ये 45 मिलीमीटर मतलब 4.5 सेंटीमीटर से लेके 13 हफ्ते 6 डेज तक 84 मिलीमीटर मतलब 8.4 सेंटीमीटर तक हम लोग जब इस फीटस की जांच करते हैं उसमें काफ़ी सारे मार्कर्स देखते हैं। एंटी मतलब नेक थिकनेस, एक्चुअली हमारी लैंग्वेज में न्यूकल ट्रांसलूसेंसी। मैं पेशेंट्स को समझने के लिए सिंपल वे में उनको बोलती हूँ नेक थिकनेस। फीटस के गर्दन के पीछे जो पानी की मात्रा होती है, नॉर्मली हर एक फीटस में कुछ ना कुछ वो मात्रा होती ही है, बट उसकी मेजरमेंट चेक करना मतलब एंटी। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमें रिस्क क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स का, जो हमारे शरीर में गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स, जीन्स, इनकी डिसऑर्डर्स का रिस्क वो सिग्निफाई करता है कि शायद इस फीटस में हाई रिस्क हो सकता है। जेनेटिक प्रॉब्लम्स जिन्हें हम कहते हैं, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स, यस। तो ये सारी चीज़ें जब हम इस ड्यूरेशन के दौरान देखते हैं तो हमें एक रिस्क असेसमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो ये रिस्क असेसमेंट जो एक लेडी है अगर उसकी एज है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब वॉक इन करते हैं तो उसकी एज पे डिपेंड करता है, 30 इयर्स से ज़्यादा हो, 35 इयर्स से ज़्यादा हो, तो उसकी बेसिक रिस्क फॉर क्रोमोसोमल प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जब ये सारे मार्कर्स हम देखते हैं, NT, NB और बहुत सारी चीज़ें, और एक रिस्क हम लोग फिर जांच के बाद नया या फिर मॉडिफाइड रिस्क जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारा रिस्क जो कैलकुलेट किया हुआ लो रिस्क है तो हम बोलते हैं कि हाँ ये प्रेगनेंसी अभी के लिए एकदम ओके है। हम रीअश्योर करते हैं कपल को, मदर को, एंड फिर वो अपनी रूटीन प्रेगनेंसी की केयर की तरफ जा सकती है। पर अगर इस पड़ाव पे हमें अगर कोई भी मार्कर मिलता है जिससे हमें लगता है कि इस फीटस को कोई हाई रिस्क हो सकता है, तो हम यहाँ पे रुकते हैं, थोड़े बहुत फर्दर टेस्टिंग एडवाइस करते हैं। तो वी विल डिस्कस अबाउट द डाउन सिंड्रोम और जो इम्पोर्टेंट है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कर लेते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट जो बिल्कुल मिस नहीं करना है, वो है हमारा एंटी स्कैन जो कि 11 to 13 वीक्स में करा ले। तो अगर ये नॉर्मल आता है तो नेक्स्ट सोनोग्राफी आप कब एडवाइस करते हैं? तो मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि ये पॉइंट पे हम लोग सिर्फ छाट रहे हैं हमारी प्रेगनेंसी को, स्क्रीन कर दे रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं कि ये चलो ये सब नॉर्मल है, सो इसको आगे बढ़ाएंगे जस्ट इन अ रूटीन वे। अगर कुछ है प्रॉब्लम तो वील डील विद इट। सो सपोज हमारा सब कुछ ओके है, एवरीथिंग इज फाइन, नेक्स्ट स्कैन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्कैन होता है, वो है एनॉमली स्कैन। एनॉमली स्कैन किया जाता है 18 to 20 वीक्स में, 18 से 20 हफ्तों में। अब 18 से 20 हफ्तों में क्यों? क्योंकि इस टाइम तक ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा जो हमारा फीटस है, जो हमारा बच्चा है, उसकी बनावट कंप्लीट हो चुकी होती है। उसके हेड, ब्रेन, स्पाइन, हार्ट, हैंड्स, लेग्स, सारी अंदर की ऑर्गन्स, मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ द हार्ट है, इंटेस्टाइन्स है, ये सारी चीज़ें हम लोग हेड टू टो बेबी को
बारीकी से एग्जामिन करते हैं सोनोग्राफी के थ्रू, उसकी ग्रोथ देखते हैं, उसके अराउंड प्लासेंटा होती है। सो प्लासेंटा ऊपर है नीचे है, क्योंकि कभी कभी लो लाइन प्लासेंटास में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके साथ में बच्चे को, यूट्रस को, मदर से ब्लड फ्लोज कैसे जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज ब्लड फ्लोज? ब्लड फ्लो से बेबी को खाना जा रहा है। सो ये खाना बच्चे को मतलब न्यूट्रिशन अच्छा जा रहा है, कम जा रहा है, ये सारी चीजें हम इस टाइम पे देखते हैं, उसकी जांच करते हैं। अगर हमें कुछ कम लगे उसके लिए हम कुछ स्टेप्स उठा सकते हैं, उसकी ब्लड फ्लोज को बढ़ा सकते हैं। ऑल दैट तो काइंड ऑफ यू कैन गाइड द ऑब्स्टेट्रिशियन कि इस बच्चे में कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। अगर लगे तो वी कैन स्टार्ट दोज मेडिकेशंस। उसके बाद में सर्विक्स मतलब जो बच्चेदानी या यूट्रस का मुंह होता है वो क्लोज्ड है। कुछ हाई रिस्क केसेस में वो शॉर्ट हो जाता है, ओपन हो जाता है, तो उसे स्टिच डालने की जरूरत। सो ये सारी चीजें मतलब बच्चा तो है ही, बट बच्चे के साथ प्लेसेंटा है, यूट्रस है, ब्लड फ्लोज, न्यूट्रिशन, क्वेश्चन, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब मतलब इंटरप्ट यू डॉक्टर प्रिया, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि ये भी एक बात मैं चाहती हूँ कि आप मेरे दर्शकों को समझाएं कि जब आप कोई सोनोग्राफी कर रहे हैं, स्पेशली जब अनॉमली स्कैन कर रहे हैं, तो कितने % चांसेस है कि हम लोगों को हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं प्रॉब्लम्स? ये ज़रा सा क्लियर, क्योंकि सोनोग्राफी नॉर्मल आई तो ये नॉर्मल का क्या मतलब होना चाहिए? राइट। सो अब मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो ये मेडिसिन की शाखा है, ये कोई मैथमेटिक्स तो है नहीं। और ये कोई किसी भी चीज़ का 100% फुल प्रूफ आपको कोई सर्टिफिकेट तो नहीं है। बट हम हमारी तरफ से आजकल जितना एडवांसिंग नॉलेज है, एडवांसिंग हमारी मशीन्स है, हमारी जो कैपेसिटी है, हम उसे मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को टाइमली पकड़ सके। और अगर पकड़ देते हैं तो उसकी हम लोग जांच या तो टेस्टिंग नहीं तो ट्रीटमेंट कर सके। बड़ा नॉर्मल है कि अरे सोनोग्राफी में तो सब नॉर्मल आया, फिर बच्चे को ये हो गया। तो फाइनली इट इज जस्ट अ मेडिसिन एंड बेबी आई थिंक इज अ ग्रोइंग थिंग ना। तो बहुत कुछ ग्रोथ के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फिर भी सोनोग्राफी में मेजर प्रॉब्लम्स तो पिकअप हो जाएंगे। अभी किडनी नहीं है तो दिख जाएगा, हार्ट नहीं है या ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा तो वो तो शायद ऑब्वियसली दिख जाएगा। तो ये जानने की बहुत जरूरत है कि ये 100% सर्टिफिकेशन तो नहीं है। ये कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। बट अगर हम लोग स्टडीज और रिसर्च की बात करें या परसेंटेज में कहना चाहे फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो हम बोलते हैं कि 90% से ज्यादा आज के दिन में, आज का जो हमारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, 90% से ज्यादा मेजर प्रॉब्लम्स हम लोग पकड़ सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं। और ये भी एक लिमिटेशन है कि बच्चा तो अभी 5वें महीने में ही है ना, तो उसके और 4-4.5 महीने बाकी है। तो उसकी ग्रोथ होनी बाकी है, उसकी बोन्स ग्रो होनी बाकी है, उसकी बहुत सारी चीजें डेवलप होती है, डेवलपिंग होता है, तो वो आगे जाके डेवलप हो सकता है। बट हाँ, 5वें महीने तक हम लोग मोर देन 90% मेजर प्रॉब्लम्स डिटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ये हम सिर्फ बेबी को स्ट्रक्चरली देख रहे हैं। करेक्ट। जैसे कि मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हो, आप मेरे बाल, आंखें, हाथ पैर देख पा रहे हो, बट क्या मेरी इंटेलिजेंस को आप देख पा रहे हो? नहीं। क्या मेरे सुनने की कैपेसिटी को आप देख पा रहे हो? आपको पता है कि मुझे देख के मुझे कितना दिख रहा है। सो आजकल जब हमारे यहाँ पे प्रेग्नेंट कपल्स आते हैं तो आई वुड नॉट से कि कुछ रॉन्ग है, बट ये उनकी नेचुरल इंक्विजिटिवनेस है कि बच्चा मेरा इंटेलिजेंट है क्या, उसको सब कुछ दिखता तो है ना, उसको सुनाई तो देता है, वो सुंदर तो है ना, वो गोरा तो है। सो आई वुड से कि ये हमारी लिमिटेशन है, ये हम नहीं देख सकते। करेक्ट। तो ये तो मतलब एकदम क्लैरिफाई हो गया कि देयर इज अ लिमिटेशन है। स्ट्रक्चरल चीजों को हम काफी हद तक देख सकते हैं, लेकिन 100% तो बिल्कुल नहीं देख सकते। और फंक्शनल डिसऑर्डर्स मतलब कि बच्चे की मुझे all these functionality we cannot assess. So that's so very nice. तो मुझे ये भी जानना था, क्योंकि क्या होता है, आप तो आपकी इतना वास्ट नॉलेज है और आप रोज इतने सारे स्कैन करते हैं, तो क्या वो कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स भी होते हैं जिसमें हमको ऑप्टिमल इमेजेस ना दिखें बच्चे के? ये भी मैं चाहती थी कि आप थोड़ा हाईलाइट करें। ये एकदम सही पॉइंट है, डॉक्टर रिचा ने पूछा है। अब आजकल हमारा सबका फूड, डाइट, एक्सरसाइज एकदम रॉन्ग पाथ पे है। हम फास्ट फूड खाते हैं, हमारा वेट बढ़ा हुआ है। हम में से बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के पहले ही डायबिटीज है, कुछ हेल्थ इश्यूज है, थायराइड डिसऑर्डर्स आजकल राइज पे है। और ऑफ कोर्स इससे क्या हो जाता है कि मोटापा बढ़ जाता है। हम स्कैन तो
प्रेग्नेंट लेडी के पेट के ऊपर से कर रहे हैं। करेक्ट। और जब मोटापा ज़्यादा होता है, वो लेयर ऑफ फैट ज़्यादा होता है, तो ये जो हमारी अल्ट्रासाउंड की जो ये आपको मशीन दिख रही है पीछे, इसके जो प्रोब के जो अल्ट्रासाउंड वेव्स है, ये पेनिट्रेट नहीं हो पाते, अंदर तक नहीं पहुंच नहीं पाते। वो फैट के लेयर को 5-10 सेंटीमीटर के लेयर को पेनिट्रेट करके यूट्रस के अंदर फिर बच्चे को देखना, अगर ये थिकनेस हमारी बढ़ जाती है तो फिर हमारी विजिबिलिटी कम हो जाती है। फिर ऐसी कंडीशंस में हाँ, आई वुड से दैट इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, बट वी कांट हेल्प इट। एक्चुअली आजकल हमारी मशीन्स बहुत एडवांस्ड है, वो थोड़ा बहुत ओवरकम करने की बड़ी कोशिश कर लेती हैं, बट ये फिर भी एक लिमिटेशन रहती है। मेरे ख्याल से जब बच्चे बहुत सारे होंगे, जैसे कि हमने अपनी वो कला मूवी के बारे में बात किया, हम फिर से आ जाएंगे, अगर 2 बच्चे हों या 3 बच्चे हों तो भी वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता होगा ना उनको इमेज करना। सॉरी, मैंने वो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कला के बारे में डिस्कस ही नहीं किया। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक व्हिच दैट मूवी हैज हाइलाइटेड। तो इसमें है कि 2 बच्चे होते हैं उसमें, और एक अच्छा ग्रो हो रहा है और दूसरा कम ग्रो हो रहा है। तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कि इसमें जो दोनों, ये तो ट्विन प्रेगनेंसी हुई, ओके, बट ट्विन प्रेगनेंसी में उनकी जो प्लेसेंटा है, जो बेसिकली 2 कमरों में 2 बच्चे हैं, बट उनकी जो किचन है वो है प्लेसेंटा। अच्छा। और ये जो प्रेगनेंसी थी उसकी किचन एक थी, 2 अलग किचन्स नहीं थे। तो ये था मोनोकोरियोनिक प्लेसेंटा, ओके, मतलब एक प्लेसेंटा और 2 बेबीज को वहीं से न्यूट्रिशन शेयरिंग में मिल रहा है जी। तो कुछ केसेस में होता है कि एकदम 50-50% शेयरिंग ना हो, 60-40 हो, 70-30 हो, 80-20 हो। जब ही इतना इम्बैलेंस हो जाता है तो एक बच्चे को बहुत सारा न्यूट्रिशन मिल जाता है, एक को बहुत कम हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज TTTS, मतलब ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। तो इसको ये टॉपिक को हाईलाइट करके ये कला मूवी बनाई गई है। और इसमें हो जाता है कि एक का न्यूट्रिशन इतना कम हो गया कि बेचारी की वो अपनी जान गंवानी पड़ी। बट आई वुड से कि ये 1940 की बात थी और आज हम लोग 2023 में एंटर कर रहे हैं जस्ट इनटू दिस। एंड हमारी मेडिसिन इतनी ज़्यादा फॉर्चुनेटली एडवांस हो चुकी है कि आजकल हम लोग ये जो TTTS के केसेस हैं, इनको जैसे ही ये फॉर्म होते हैं, ऐसा कुछ होना शुरू हो जाता है तो हमको डिटेक्ट कर लेते हैं, उनको ट्रीट करते हैं। ओके, सो मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत आसानी की चुटकी दबा के हम लोग ईजिली उसको TTTS को ट्रीट कर देते हैं। बट हम कैसे ट्रीट करते हैं? हम लोग प्रेगनेंसी में, ऑनगोइंग प्रेगनेंसी में, आजकल जैसे एंडोस्कोपी से सर्जरी होती है वैसी एंडोस्कोप डाल के उसके थ्रू लेजर फाइबर डाल के हम लोग का जो कैमरा जाता है वो प्लासेंटा में देखता है कि कहाँ पे कनेक्शंस बहुत ज्यादा हो गए, ब्लड कनेक्शंस जो ब्लड की वेसल्स हैं, आपस में कहाँ जुड़ी हुई हैं, एक की आर्टरी और दूसरे की वेन कहाँ ज्यादा जुड़ गए, कहाँ वो ज्यादा ही जैसे कि यहाँ से वहाँ एक्स्ट्रा जा रहा है, तो उसको देख के अंडर विजुअलाइजेशन हम लेजर से वो वाली चीजों को बंद करते हैं, एब्लेट करते हैं वो वेजल्स को। सो प्रैक्टिकली हम क्या कर देते हैं, सर्कुलेशन सेपरेट कर देते हैं। तो ये लेजर सर्जरी के बाद में इसका प्लासेंटा का पार्ट उसका हो जाता है, विंडो से ज्यादा इधर उधर का खाना जा रहा था उसे थोड़ा सा हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, पार्टीशन लगा देते हैं। तो फिर दैट काइंड ऑफ क्रिएट्स अ बैलेंस। एंड हमारी अभी कुछ ऑनगोइंग प्रेगनेंसीज ऐसी है जो हमने लेजर की हुई है, एंड आफ्टर दैट वी कैन सी सच मैजिकल डिफरेंस कि पहले एक बेबी के सैक में कोई पानी ही नहीं रहता है क्योंकि बेचारा सारा अपना ब्लड गवा दिया। बट एज सून एज हम लोग वेजल्स को क्लोज करते हैं तो वील सी हाउ इट स्टार्ट्स फिलिंग अप। सो इट इज रियली सो ग्रैटिफाइंग टू सी। एंड ऑफ कोर्स दीज बोथ, आई मीन आई वुडंट से कि 100% हम लोग वो चांस दे सकते हैं, बट यस, मोर देन 40-50% चांस ऑफ लाइफ टू बोथ द फीटसेस we can get। एंड आजकल क्या है, NICUs भी बहुत अच्छे हो गए। तो अगर हम दूसरे बच्चे को 1.25 किलो 2 किलो तक भी लेके जा पाएंगे तो भी हम दोनों बच्चों को बचा लेंगे। तो चांसेस बहुत बेटर हैं। ये क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट जस्ट कोरिलेट्स विद द थिंग व्हिच पीपल आर टॉकिंग अबाउट। वो डिप्रेशन में जाके बाद में भी अपनी जान ना गंवानी पड़ती। सो एब्सोल्युटली एग्री। सो यहाँ पे ये जैसा है हमारा फील्ड, आई वुडंट से कि ये फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट ही सब कर, एक्चुअली ऑब्स्टेट्रिशियन बैकबोन है। ये साइड से फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट आ रहा है और ये साइड से नियोनेटोलॉजिस्ट का NICU आ रहा है। और जैसे जैसे हम एडवांस हो रहे हैं, हम लोग प्रेगनेंसी को मैक्सिमम
इन यूट्रो, मतलब बच्चे को अंदर रखने में ज्यादा बिलीव करते हैं। बट अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जहां हमें डिलीवर करना पड़े, तो NICUs आर ऑल्सो सो एडवांस कि अभी वो 1.5 किलो 1 किलो के बेबी को इजीली मैनेज कर लेते हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव कम क्लोजर एंड वी आर एबल टू गिव मच मोर हेल्दियर बेबीज टू द couple. So very true. Okay, so moving on कि हमारा पहला प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो गया, हमारा NT स्कैन का स्क्रीनिंग हो गया अबनॉर्मलिटी, जेनेटिक अबनॉर्मलिटी के लिए और थोड़े कुछ और प्रॉब्लम्स के लिए। अब हमारा अनॉर्मली स्कैन भी हो गया। अब इसके बाद आप क्या रेकमेंड करते हैं कि कैसे सोनोग्राफी आगे, इफ एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, एक नॉर्मल प्रेगनेंसी, हेल्दी प्रेगनेंसी। तो अब हम समझते हैं, अज्यूम करते हैं कि हमारी जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके अर्ली प्रेगनेंसी NT और एनॉमली स्कैन सारे नॉर्मल रहे हैं अब तक। तो इसके बाद में हमें क्या करना है, बस देखना है कि अब बच्चे की ग्रोथ, अभी ग्रोथ मतलब क्या, उसका वेट गेन कैसा हो रहा है। सो ये स्कैन जनरली 28 to 30 वीक्स तक हम लोग मतलब 7-7.5 महीने में करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि बच्चे का मूवमेंट कैसा है, उसका अभी वेट कितना है। जैसे कि 28 वीक्स है तो एस्टिमेटेड अराउंड 1 किलो तक बच्चा हो जाता है। मतलब हम लोग बच्चे को वे तो नहीं करते, बट उसके मेजरमेंट से एक अंदाज निकालते हैं कि शायद ये फीटस एक 1 किलो 1.2 किलो का हो। फिर उसके बेबी के अराउंड का जो पानी है, बेबी को जाने वाले ब्लड फ्लोज, अब ये ब्लड फ्लोज मतलब न्यूट्रिशन, तो इसकी जो स्टडी है उसे बोलते हैं डॉपलर स्टडी। तो हम लोग वो डॉपलर का जो प्रिंसिपल है वो लगा के, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रिंसिपल है जो डॉपलर प्रिंसिपल है, जो यूज किया जाता था सबमरीन्स में। तो जब शिप्स नीचे जाते हैं, सबमरीन्स वहां से साउंड वेव्स भेजते हैं और वो कुछ भी स्ट्रक्चर को हिट करता है, तो आइसबर्ग हो या जो भी हो, तो उसको रिफ्लेक्ट होकर वापस आता था। तो इनको अलार्म मिल जाता था कि अरे ये इतनी दूरी पे है। ये प्रिंसिपल हमने मेडिसिन में लगाया है और वो जो फिजिसिस्ट थे उनका नाम था डॉपलर, क्रिश्चियन डॉपलर। तो ये डॉपलर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, देखते हैं कि बच्चे को ब्लड फ्लोज किस तरह से जा रही है, रेजिस्टेंस तो नहीं है, अच्छे से जा रही है, बच्चे का ग्रोथ, वेट गेन, बच्चे की मूवमेंट वगैरह। तो एक्चुअली ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट हमको डिसाइड करने में कि बेबी कब ऑप्टिममली ग्रो हो रहा है या कब उसको ऐसा है कि अब हमको इसको डिलीवर कर देना, मतलब पेट के एनवायरनमेंट से NICU का एनवायरनमेंट इस बच्चे के लिए ज़्यादा सेफ हो जाएगा शायद। सो ये जो डॉक्टर रिचा जिसको एड्रेस करना चाहती है वो है फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। तो जहाँ तक हमारा सब नॉर्मल चल रहा था, एवरीथिंग इज गुड, बट कभी कभी होता है कि बच्चे का जो वेट गेन है वो कम होने लगता है और अंदर उसको न्यूट्रिशन जो है ना, जो आर्टरी से जाता है उसी में कुछ प्रॉब्लम हुई रहती है प्लासेंटा में। उस वजह से उसको न्यूट्रिशन पहुंच नहीं पाता और बच्चे की वेट गेन नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। सो उसकी ग्रोथ हो गई रिस्ट्रिक्ट। बिकॉज क्या होता है, बहुत बार डॉक्टर पेशेंट्स को लगता है कि एक तो सोनोग्राफी बहुत हो जाती, बट ये हम उनके बच्चे को ऑप्टिमम टाइम देने के लिए ही कभी कभी रिपीट करते हैं कुछ केसेस में। तो एक अंदाज मिलता है कि ये बच्चा और कितने दिन तक अपने मामा के टमी में अच्छा रह सकता है और कब हमें डिलीवर कर देना चाहिए। तो ये जो ग्रोथ स्कैन था हमने किया 28 to 30 वीक्स में, और उसके बाद में नेक्स्ट स्कैन हमने सिमिलरली ये सिमिलर प्लेन्स एंड बेसिस पे 34 to 36 वीक्स में हम लोग वापस देखेंगे कि बच्चे का मूवमेंट, उसकी ग्रोथ, उसका डॉपलर वगैरह। सो बेसिकली एक प्रेगनेंसी में बेसिक 4 to 5 स्कैन्स आपके होंगे, जबकि बेसलाइन में आपका सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो, मेटर्नल हेल्थ एज वेल एज फीटल हेल्थ। बट अगर हमको कोई भी हाई रिस्क फैक्टर मिलता है मदर के साइड से भी, कि मदर को डायबिटीज है, प्रेगनेंसी के पहले से है, प्रेगनेंसी में हो गया मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन मतलब प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ गया, थायराइड की प्रॉब्लम्स हो गई या और कोई प्रॉब्लम हो गया, तो ऑब्स्टेट्रिशियन चाहते हैं कि हम लोग बेबी को जरा ज्यादा देखना पड़ता है, केयरफुली देखना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है। तो बेसलाइन में नॉर्मल प्रेगनेंसी में 4-5 स्कैन्स, बट जब भी हमें कोई प्रॉब्लम नजर आती है या हमको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम फॉर्म हो रही है, तब हमको बार बार 2 वीक्स में 1 वीकली इंटरवल, ये जो TTTS की हम बात कर रहे थे उनको हम नॉर्मली ही 2-2 हफ्ते में देखते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम कभी भी फॉर्म हो सकती है। देयर आर टाइम्स जब हम कभी कभी ट्वाइस अ वीक भी करने लगते हैं, क्योंकि हमको बच्चे का एकदम ऑप्टिमम आउटकम चाहिए। तो हमने बहुत कुछ सीखा डॉक्टर प्रिया। मैं एक छोटा सा ये मुझे बहुत सारी जो प्रेग्नेंट लेडीज की मम्मीज पूछते हैं, उनकी ग्रैंड मदर्स जो आती है बड़ी कंसर्न होती हैं कि मैडम सब कुछ ठीक तो होगा, बट
ये सोनोग्राफी करना ही सेफ है क्या? हाँ, सही सो बात है। आई वुडंट रियली ब्लेम देम, क्योंकि जिस एरा में वो लोग थे तभी सिर्फ एक्सरेज थी, एंड एक्सरे तो आज भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में। बट अल्ट्रासाउंड का प्रिंसिपल मैं जस्ट बताना चाहूंगी, इसमें साउंड वेव्स यूज होती है, और अभी तक जो भी रिसर्च हुई है, स्टडीज हुई है, और हम डे टू डे बेसिस में करते हैं, तो ऐसा कोई हमें एविडेंस नहीं मिला है कि साउंड वेव्स की से जो अल्ट्रासाउंड से हम जो एग्जामिनेशन कर रहे हैं बेबी का, उससे कोई बेबी को तकलीफ होती हो। करेक्ट। ओके, सो दैट आई वुड जस्ट वांट टू सेंड अक्रॉस दिस मैसेज कि अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशंस आर in today's, till whatever our understanding is, it's safe and we can do it as many times we need. I wouldn't say कि we are just sitting with a machine and the fetus scanning every single time as a live. अगर मेरा बच्चा है और मैं fetal medicine हूँ तो मैं लाइव अपने बच्चे को देख रही हूँ, ऐसे तो नहीं। बट जितनी जरूरत हो उतना हम कर सकते हैं, सेफली कर सकते हैं। And we have come a long way with all these lovely advances and obviously supports of doctors like you. एक और क्वेश्चन था before we start seeing some images कि पेशेंट को एक बड़ा क्वेश्चन होता है, रात के 12 बजे मुझे मैसेज करते हैं, मैडम 3D करूँगी हो, सो 2D 3D 4D 5D ये जो भी है, प्लीज थोड़ा सा हमको सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा सा बताते तो। यस, सो अब मैं कहूँगी कि देखो 2 डिमेंशंस तो है अपनी लेंथ एंड ब्रेड्थ, ओके, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम बोल सकते हैं, और 3 डिमेंशन है, थर्ड डिमेंशन जो होती है वो डेप्थ। तो जो 3D स्कैन जो नॉर्मली हम लोग सोनोग्राफी करते हैं वो है 2D, और हमको वही स्कैन करना पड़ता है, क्योंकि हमको जैसे कि मैं आपको देख पा रही हूँ, डॉक्टर रिचा को मैं देख पा रही हूँ अभी, बट उनके अंदर के ऑर्गन्स को तो मैं नहीं देख पा रही हूँ। उनके ऑर्गन के अंदर के जो ऑर्गन्स है उनको देखने के लिए तो मुझे 2D स्कैन ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अंदर के ऑर्गन्स, हार्ट, स्पाइन, किडनी सारे देखते हैं। 3D से क्या हो जाता है, दिस इज अ सरफेस रेंडरिंग बोलते हैं। तो जैसे कि एक फीटस है, उसको हम लोग ने 3D की एप्लीकेशन से उसका रेंडरिंग कर दिया, तो वो ऐसे दिखने लग जाता है, ऐसे। सो दिस इज लाइक अ 3D। या तो आज डॉक्टर आप ये भी दिखा सकते हो क्या? मैं उठ के दिखा दूँ? हाँ, आप दिखा सकते। यस, सो ये जो हम देख पा रहे हैं ये है बेबी का हार्ट, ये है उसके ब्लड फ्लोज, ये 2D स्कैन है। जब हम लोग उसकी रेंडरिंग करते हैं तो ये देखिए, तो दिस लुक्स लाइक अ नाइस नॉर्मल लुकिंग फीटस। सो दिस इज अ 3D इमेज ऑफ द फीटस। इसका फेस, नाइस आईज, नोज सब दिख रहा है, इसका फिंगर्स दिख रहे हैं, इसके फीट एंड टोज दिख रहे हैं, टोज दिख रहे हैं। ओके, दिस इज 3D ऑफ द स्पाइन, जहाँ हमें एक एक वर्टिब्रा दिख रहा है। तो ये ऐसे है कि इट इज नाइस टू सी, ओके, इट्स वेरी गुड टू द विजुअल आईज, बट इसके अंदर के ऑर्गन्स में 3D से नहीं देख। तो ये सरफेस प्रॉब्लम, जब भी किसी फीटस को से क्लेफ्ट लिप है, मतलब लिप में कुछ कट है, या ये फीटस का पैर ही टेढ़ा है, तो वो दिखाने के लिए हमें भी आसानी होती है 3D में कि यहाँ का कट उनको, कपल को भी बहुत इजीली समझ जाता है कि क्या है। तो 3D, यस, आई वुडंट से कि इट इज एन इसेंशियल या नेसेसिटी, बट इट विल डेफिनेटली एड वैल्यू, इट एड्स वैल्यू टू द थिंग, to the scan, but for our information we have to do a 2D scan itself, okay? And also I would say कि जैसे हमारी कैपेसिटी के हिसाब से हम पहले लैंडलाइन पे थे, फिर हम मोबाइल पे आ गए, आज हम लोग टच स्क्रीन्स पे है, फिर हम पता नहीं कोई डिजिटल स्क्रीन्स पे आ जाएंगे। सो दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग, एंड इसी एडवांसमेंट में ये वन ऑफ द फीचर्स है 3D। अभी तो 5D भी बोलते हैं। हाँ, वही तो मतलब अगर किसी को 3D करने का मन ही हो, नॉट फॉर योर इंडिकेशन, अगर डॉक्टर ने कहा कि ये 3D में मुझे ज़्यादा बेटर दिखेगा, तब तो वो अलग ही है, क्योंकि वो तो आप सामने देख सकते हैं। बट अगर किसी का मन हो 3D करने का फॉर वॉट एवर, मे बी मैं अपने बच्चे का एक एल्बम सेव करना चाहती हूँ, तो वो कौन से महीने में सबसे बेस्ट रहेगा एक 3D या 4D अल्ट्रासाउंड करना? सो अभी ना आइडियली हम लोग बोलेंगे, ये तो हम लोग एस्थेटिक रीजंस के लिए कर रहे हैं कि अच्छी वाली पिक्चर्स आ जाए। तो मैक्सिमम पिक्चर्स अच्छी कब आती है, जब आपके अराउंड का सराउंडिंग बहुत अच्छा हो। जैसे कि मैं कश्मीर में हूँ तो मेरी बहुत अच्छी इमेजेस आएंगी। तो जैसे कि फीटस के अराउंड जितना पानी होगा ना, तो उतनी स्पेस हमें मिलती है अच्छे से पिक्चर्स कैप्चर करने की, और बेबी की मूवमेंट भी अच्छी होती है। तो दिस आइडियल टाइम इज अराउंड 28 वीक्स। ऑलराइट, सो किसी को भी अगर 3D अल्ट्रासाउंड अपने बेबी के एल्बम के लिए कराना है, तो 7th मंथ वुड बी प्रोबेबली द राइट टाइम टू गेट अ 3D इमेजिंग। एंड ना वो 5th मंथ में बहुत
skinny fat नहीं बना but होता. 7 month में एक 1 kilo का baby looks a little chubby Chubby also. also. So you will get good images and fluid भी बहुत अच्छा होता है, तो हमें बहुत अच्छी images मिल जाती हैं. Excellent. So we learned a lot, Dr. Priya, and I promise my viewers that we will keep on troubling you to learn a lot more about individual problems. But it was such a pleasure talking to you. जाते जाते अगर आपको मेरे व्यूअर्स के साथ कुछ भी आपको पर्सनली कहना है, it will be such a pleasure to hear you. First of all, a big thank you. And I would say कि कोई भी इंसान का जो इंटरव्यू लेता है, the one who is on the other side of the screen ना, जो आपको नहीं दिख रही है डॉक्टर रिचा, she is the one who is contributing to this positivity and to the ease of this conversation. और जो हमसे आंसर्स वो एक्सट्रैक्ट कराती है इतनी इंटरेस्ट से, that makes it kind of little easy to understand and also interesting to you. और मुझे सिर्फ यही कहना है कि ये जो फीटल मेडिसिन का हमारा ब्रांच है, ये हम लोग इंडिविजुअलिटी से ज़्यादा एक टीम वर्क में बिलीव करते हैं. जैसे कि हम ऑब्स्टेट्रिशियन, न्यूनेटोलॉजिस्ट, हम लोग सब मिल के आपके वेलबींग, मतलब मदर, हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी, ये हमारा एक नारा है. हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी दोनों हमें आपको देना. और जितनी खुशी, देखिए प्रेगनेंसी एक खुशी का मौका होता है. हमारे कोई पेशेंट्स नहीं होते, हम उनको पेशेंट XYZ, पेशेंट ABC नहीं बोलते हैं. हम उनको मिसेस ABC, मिसेस, बिकॉज वो एक नॉर्मल लेडी है. अगर कोई आ जाता है प्रॉब्लम, तब शायद वो पेशेंट हो जाए. ओके, सो that's it. So the whole motto is to give a very healthy baby, Yes. to nice, the happiness that family is expecting. We just strive very hard to make it as happy as that as possible. Yeah. Thank you so much, Dr. Priya. It was such a pleasure talking to you. Thanks a lot. Thank you.